हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार और आज हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी का थर्ड लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। और क्या देखा था? हाँ, उसका टाइप्स देखा था। इम्पोर्टेंस है कि हम क्यों इनकम्पेटेबिलिटी को जो है सो पता करते हैं, क्यों उसको ठीक करते हैं। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है इनकम्पेटेबिलिटी का वो क्या क्या था? फिजिकल, केमिकल। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी पढ़ा था, है ना। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। और उसका टाइप्स भी हम लोग, एग्जांपल्स भी हम लोग देखते जा रहे हैं, है ना। और आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हमारा फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स वगैरह। कौन कौन सा था? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, है ना, प्रेसिपिटेशन, और क्या था? लिक्विफेक्शन। ठीक है। और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट क्या देखा था? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, इसमें क्या हुआ था? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में मतलब जो दो या दो से अधिक जो एपीआईज हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो आपस में कंपेटेबल नहीं है, और वो क्या करते हैं, आपस में मिक्स होने के बाद जो है सो केमिकल रिएक्शन उसमें प्लेस होता है। मतलब फिजिकल वाले में क्या होगा कि सिर्फ जो है सो उनका फिजिकल स्टेट जो है सो चेंज होगा, मे बी उनका ऑर्डर, उनका टेस्ट, उनका अपीयरेंस, है ना, वो सब चीजें। और केमिकल में क्या होगा कि उनका जो पूरा केमिकली जो वो एक्टिव है ना, वो चीज ही आइदर कोई दूसरा एक्शन शो कर दे या कोई एडवर्स इफेक्ट कॉज हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है, टॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकती है इसमें। या मे बी ये भी हो सकता है कि केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी के दौरान कि जो हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारे ड्रग का वो भी चेंज हो सकता है, और एज वेल एज देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, है ना। ये चीज समझ गया ना। केमिकल और फिजिकल में क्या बेसिक डिफरेंस है कि फिजिकल में उसका केमिकल नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका मे बी कलर चेंज होगा, टेस्ट चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा, या उनका अपीयरेंस चेंज होगा, या उसकी विस्कोसिटी चेंज होगी। ठीक है। बट केमिकल वाले में क्या होगा कि उस ड्रग का पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो सकता है। ठीक है। और इसका टाइप क्या क्या था? ऑक्सीडेशन हो सकता है, टाइप्स बोलिए या एग्जाम्पल बोलिए। ठीक है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? थेरापेटिक। थेरापेटिक का मतलब सुन के क्या लग रहा है? थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी मतलब इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स टू अ पेशेंट विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब मान लीजिए जो भी ड्रग हम लोग किसी भी पेशेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? कोई भी एक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट के लिए करते हैं ना। तो सेम वही चीज है कि जिस इंटेंशन के लिए हम लोग जो है सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए जो उस ड्रग को हम लोग इंटेंट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो क्या होगा कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद बट द नेचर और इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट। मतलब वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो जो फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रहा है वो क्या होगा, जिस यूज के लिए हमने दिया है वैसा नहीं शो करके कुछ और शो कर रहा है, मे बी वेरियस रीजंस के वजह से। तो वो भी कहीं ना कहीं इनकम्पेटेबिलिटी है ना। तो सेम वो चीज समझ गए कि हमने जो थेरापेटिक ड्रग जो हमने इंट्रोड्यूस किया है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो आफ्टर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब वो इफेक्ट नहीं शो करेगा जिस चीज के लिए हमने उसे अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटेंड किया है या वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेट किया है। क्या है वो? डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर ने जिस चीज के लिए वो दिया था वो चीज जाके वहां पे शो नहीं कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है। अब देखिए इसका ये कैसे अकर्स होता है? दिस इज अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है एरर इन डोज या ओवरडोज। अब मान लीजिए जो डोज में हमको लेना है, ड्रग को इंटेंड करना है, वो डोज ही गलत हो जाए, कभी हम लोग कम ले ले या ज्यादा ले ले, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है।
है कि नहीं। या ओवरडोज अगर हम लोग ले लेंगे किसी भी ड्रग का, मान लीजिए किसी का हमको लेना है 500 mg, हम ले ले उसका 2 बार ले ले 500 mg, तो वो चीज भी तो हमारे अंदर जाने के बाद टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है कि नहीं। और क्या है, रॉन्ग डोज फॉर्म, मतलब गलत डोज फॉर्म में भी अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो चीज भी जो सो इनकम्पेटिबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा या कॉज करेगा। और क्या है, कंट्राडिक्टेड ड्रग्स, मतलब ये भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। और एक होता है ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ड्रग का इंटरेक्शन में भी हो सकता है, कुछ ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो वो सब चीज के वजह से भी जो है सो फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट जो है एरर इन डोज या ओवरडोज। ये क्या होता है, इट मे बी ए रिजल्ट फ्रॉम एरर इन राइटिंग और इंटरप्रिंटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। अब मान लीजिए जो हमारा एरर इन डोज है या जो ओवरडोज है वो कब किस केस में कॉज होता है, जब हमारा जो प्रिस्क्राइबर जो है, प्रिस्क्राइबर मतलब क्या, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या मे बी वो फार्मासिस्ट भी हो सकता है। जो प्रिस्क्राइबर है हमारा वो जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कुछ एरर हो जाए, मतलब लिखने में, है कि नहीं, जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है उस टाइम पे अगर कुछ एरर हो जाए, या जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कुछ एरर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो है सो डोज में एरर हो सकता है या ओवरडोज हो सकता है। मान लीजिए जिस डोज को हमको ट्वाइस अ डे देना है वो गलती से थ्राइस अ डे लिखा गया, तो ओवरडोज हो जाएगा, है कि नहीं। तो सेम वही चीज है। द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एरर इज ओवरडोज। इसमें जो मेनली सबसे सीरियस टाइप जो है हमारा वो ओवरडोज का होता है। कि मान लीजिए मैंने आपको भी बताया था ना लास्ट क्लास में कभी कि ट्वाइस अ डे है, थ्राइस अ डे है, तो वो चीज अगर लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वो जो सो डेफर हो सकता है, वो ओवरडोज को कॉज करेगा और उसके वजह से जो सो इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए मान लीजिए जो ओवरडोज है वो किस, इट कैन बी लीड टू पॉइजनिंग, ये हमारे शरीर में पॉइजनिंग को भी लीड कर सकता है या हो सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज हो सकता है। अब देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा आरएक्स है, आरएक्स मींस क्या, टू टेक, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट और फेनाबार्बिटल, ठीक है, फेनाबार्बिटल। अब मान लीजिए एट्रोपिन सल्फेट जो है वो 6 mg और फेनाबार्बिटल जो है वो 360 mg, ठीक है। इसका हमको एक कैप्सूल बनाना है, ठीक है, हमने उसका एक कैप्सूल बनाया। अब क्या होगा, 1 कैप्सूल टू बी टेकन 3 टाइम अ डे। प्रिस्क्राइबर ने लिख दिया कि जो ये कैप्सूल है वो आपको एक दिन में कितना बार लेना है, 3 बार लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दिस डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, जो एट्रोपिन सल्फेट है उसका डोज जो है क्या है, एंड फेनाबार्बिटल आर 12 टाइम्स मोर देन नॉर्मल डोज। आप ये चीज समझ गए कि जो एट्रोपिन सल्फेट है और फेनोबार्बिटल है वो 6 mg और 360 mg का हमने कैप्सूल बना दिया, ठीक है। अब प्रिस्क्राइबर से गलती क्या हुई कि वो उस चीज को एक दिन में 3 बार दे दिया, ठीक है, इसका भी इंटू 3 और इसका भी इंटू 3, तो वो जो अब जो टोटल डोज जो ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा 18 mg एट्रोपिन सल्फेट और 1080 mg हमारा फेनाबार्बिटल। मतलब ये जो हमारा जो डोज बन गया वो नॉर्मल डोज के तुलना में 12 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज के वजह से जो सो ओवरडोज कॉज होगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग ओवरकम फिर कैसे करेंगे, ओवरकम करने का क्या तरीका होगा, द प्रिस्क्रिप्शन इज रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर टू करेक्ट द डोज ऑफ ड्रग। अब मान लीजिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्राइबर जब प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो आएगा किसके पास, फार्मासिस्ट के पास। तो फार्मासिस्ट जो है उसको रेफर्ड बैक कर देगा, मतलब बैक भेजेगा किसके पास, प्रिस्क्राइबर के पास, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके पास भेजेगा। कि किस लिए भेजेगा, फॉर करेक्शन इन द डोज ऑफ ड्रग, कि आप थोड़ा सा एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए कि डोज जो है वो करेक्ट आपने दिया है या इसमें कुछ सुधार करना है, ठीक है। तो इसको इस चीज से हम लोग क्या करेंगे, ओवरकम कर सकते हैं, ठीक, समझ गए ये चीज।
चलिए अब दूसरा हमारा क्या है, रॉन्ग डोजेस फॉर्म। रॉन्ग डोजेस फॉर्म मतलब क्या, रॉन्ग डोजेस फॉर्म इसमें क्या, दे आर सर्टेन ड्रग्स विच हैव क्विट सिमिलर नेम्स, मतलब या क्वाइट सिमिलर नेम्स, मतलब ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनका नाम आपस में सिमिलर होता है कि नहीं। अब नाम सिमिलर होता है, अब डॉक्टर के पास उतना टाइम तो होता नहीं है। आप लोग देखते होंगे, आप जब प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन, तो एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे कौन सा ड्रग लिखा है, उसमें क्या डोज लिखा हुआ, वो कोई समझ ही नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं होता है। उनने आगे का लिखा, पीसीएम कर दिया या ऐसा, वो कुछ भी आगे का 2-3 वर्ड डालते हैं सही से और फिर उसको वो कर्सिव में ऐसा ये कर देते हैं। तो ये चीज क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच में कि वो क्या लिखा है उनने और ये क्या समझ पा रहा है। तो जब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपस में जो है सो क्वाइट सिमिलर होते हैं उनका नाम, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है डॉक्टर ने लिखा कुछ और फार्मासिस्ट ने समझा कुछ और, तो उसके वजह से भी जो सो इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। तो सो देयर इज ऑलवेज अ चांस डेंजर ऑफ डिस्पेंसिंग द रॉन्ग डोज, मतलब क्वाइट सेम सिमिलर नेम होने के वजह से भी एक चांस होता है कि गलत ड्रग जो है सो वो डिस्पेंस हो सकता है, मे बी हो सकता है ना। चलिए एग्जांपल जैसे है हमारा डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, नाम कैसा सेम लग रहा है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। और क्या हमारा प्रेडिनिसोन और प्रेडिनिसोलोन, और क्या प्रेडिनिसोनल, ठीक है। तो ये तीनों नाम क्या है, आपस में थोड़ा मिलता जुलता सा लग रहा है, सिमिलर सा लग रहा है। डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन भी थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है। तो इस चीज के वजह से मान ली डॉक्टर ने लिखा डिजिटॉक्सिन और वो समझने वाला को लग गया कि डिजॉक्सिन है, तो इसके वजह से भी जो है सो गलत डोज जा सकता है ना लोगों के पास, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज कर सकता है। तो उस चीज को हम लोग, या इनकम्पेटिबिलिटी कॉज कर सकता है, तो उस चीज को हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक प्रॉपरली, मतलब जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उस केस में कि जब हमको लगे कि नाम जो है सो सिमिलर वाला नाम है, उसको हम लोग अच्छे से प्रॉपरली उसको चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड इफ नीड क्लैरिफिकेशन, अगर हमको लगेगा कि इस प्रिस्क्रिप्शन का क्लैरिफिकेशन हमको देखना जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन मस्ट क्लैरिफाई फ्रॉम प्रिस्क्राइबर। देन हम लोग क्या है, उसको उस प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा से प्रिस्क्राइबर के पास लेके जाएंगे और फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सा ड्रग ये है, ठीक है। समझ गए ये चीज। चलिए अब थर्ड हमारा क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स का मतलब क्या है, देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच मे बी कंट्रा इंडिकेटेड इन द पर्टिकुलर डिजीज। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी पेशेंट में या पर्टिकुलर किसी डिजीज में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी पेशेंट को, मान लीजिए एलर्जी होता है उस ड्रग से, हो सकता है ना कि किसी पेशेंट को अगर हम कोई खास ड्रग से एलर्जी है और हम उसको, घर में भी बहुत लोगों के साथ होता है, किसी के साथ बैगन से एलर्जी होता है तो वो बैगन की सब्जी नहीं खाते, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों से बहुत लोगों को एलर्जी होता है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर पेशेंट को जो सो एलर्जी कॉज करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग ओवरकम भी फिर कैसे करेंगे कि मान लीजिए जो हमारा ड्रग, जो पेशेंट है उसके ड्रग हिस्ट्री को देखेंगे, है ना, कि उसको किसी ड्रग से ऐसा एलर्जी तो नहीं है, तो ये सब चीज वहां उसमें देखेंगे हम लोग। और क्या हमारा, अ पर्टिकुलर पर्सन पेशेंट हु इज एलर्जिक टू इट, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स का मतलब क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या जो हमारा पेशेंट है उसको उस पर्टिकुलर ड्रग से मे बी एलर्जी हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर। जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होगा, ठीक है, पेप्टिक अल्सर जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ना, अल्सर का 3 टाइप्स होता है, इसोफेगस अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब उसके वजह से उनको स्पेसिफिक एलर्जी हो सकती है या उनको वो चीज सूट नहीं करेगा, नहीं देना है, ठीक है। और क्या है, पेनिसिलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एलर्जिक पेशेंट। जो कुछ एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनको हम लोग पेनिसिलिन
नहीं देते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर उसका एग्जाम्पल हो गया 2। और क्या है उसका ओवरकम हम लोग कैसे करेंगे? टू प्रिवेंट दिस मस्ट चेक पेशेंट हिस्ट्री। मतलब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे एंड इट्स एलर्जी कंडीशन बिफोर प्रिस्क्राइब ड्रग। मतलब इसका एलर्जिक कंडीशन भी देखेंगे पेशेंट का पहले, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब करने से पहले। समझ गए ये चीज? कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन या ड्रग्स क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी ड्रग से किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जो है सो प्रॉब्लम हो सकती है या एलर्जी हो सकती है। समझ गए ये चीज? चलिए अब लास्ट हमारा जो 4th है वो क्या है? ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन सुन के क्या लग रहा है कि मतलब जो ड्रग है वो पर्टिकुलर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद किसी पर्टिकुलर दूसरे ड्रग के साथ या मे बी जो हमारा फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं उस फूड के साथ, है ना, कि वो इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब इंटरेक्ट करके वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड ऑब्लिक चेंज्ड। मतलब एक ड्रग का जो इफेक्ट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद मतलब अल्टर्ड हो सकता है, बदल सकता है या चेंज्ड हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? बाय द सिमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग्स। मतलब उसके साथ साथ जब हम लोग कोई दूसरा ड्रग को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो वो आपस में जो है सो इंटरेक्ट करके मतलब अपना जो उसका थेरापेटिक इफेक्ट है उसको अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है या उसको घटा बढ़ा या आइदर की उसको टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। समझ गए ये चीज? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। RX मतलब टू टेक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, कितना? 250 mg। ठीक है, टेक 10 कैप्सूल, उसका 10 कैप्सूल देना है। ठीक है, अब उसमें डायरेक्शन क्या लिखा होता है? टेक विथ मिल्क। अब डॉक्टर ने लिख दिया इसको टेक विथ मिल्क। ठीक है, बट जो हमारा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होता है वो कैल्शियम के प्रेजेंट में वो जो सो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। अभी देखो आगे इसमें लिखा भी होगा, टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो कैल्शियम के प्रेजेंट में जाने से वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारे शरीर में जाने के बाद वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा क्या? नहीं करेगा। अब डॉक्टर ने तो गलती से लिख दिया कि टेक विथ मिल्क, तो इस वजह से क्या होगा कि विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। जो हमारा कैल्शियम है वो मिल्क में प्रेजेंट है और मिल्क के साथ जब जैसे ही हम लोग टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो सो इट शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है उसको हम लोग मिल्क के साथ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में बी रेफर्ड बैक टू फिजिशियन टू चेंज द डायरेक्शन। जब जैसे ही हम लोग उस चीज को देखेंगे कि जो है सो टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है वो मिल्क के साथ लेने को बोला गया है, तो हम लोग उस चीज को जैसे ही देखेंगे उसको तुरंत रेफर्ड बैक करेंगे किसको? हमारे रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है उनके पास, कि आप एक बार जो डायरेक्शन दिए हो उस डायरेक्शन को फिर से जो है सो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। ये चारों चीज समझ गए? चलिए एक मतलब शॉर्ट व्यू में हम लोग देख लेते हैं करेक्शंस कैसे होता है, कौन कौन सा। एरर इन डोज या ओवरडोज वाले में हम लोग क्या करेंगे? डोजिंग एरर या ओवरडोज शुड बी अवॉइडेड। मतलब जो हमारा ओवरडोज वगैरह है उसको अवॉइड कर देंगे तो ये हमारा कम हो जाएगा। और रॉन्ग डोजेस फॉर्म में क्या? ड्रग प्रोवाइड इन स्पेसिफिक डिजायर्ड फॉर्म। मतलब जो ड्रग है हमारा उसको स्पेसिफिक डिजायर्ड फॉर्म में ही देंगे किसी को। और क्या है नेक्स्ट? कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स में क्या देखेंगे? अवॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। जिस पर्सन को जिस भी ड्रग के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा वैसे ड्रग्स को अवॉइड कर देंगे उसको देने से। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन वाले केस में क्या है? ड्रग्स विथ ड्रग इंटरेक्शन शुड बी अवॉइडेड। हम ये देख लेंगे कि कोई पर्टिकुलर ड्रग अगर किसी पर्टिकुलर अनदर ड्रग के साथ मिलके उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को अल्टर कर रहा है या चेंज कर रहा है या आइदर टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो दूसरा ड्रग होगा उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, है कि नहीं? या ये भी देखेंगे कि जो हमारा किसी फूड के साथ, मिल्क के साथ या किसी आइदर किसी और चीज के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर सकता है तो हम लोग इस चीज को पहले ही जो सो पेशेंट को बता देंगे कि ये पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद आप
ये भोजन नहीं करना है। ठीक है, समझ गए ये चीज, कैसे इसको ओवरकम करेंगे पूरा चारों चीज। चलिए, अब ये हमारा समरी टेबल है जिसमें हम लोग टाइप, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और प्रिवेंशन देखेंगे। पहले हमारा क्या था, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ टेनिक एसिड विथ फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट के साथ जब हम लोग टेनिक एसिड का प्रिपरेशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा टेनिक एसिड होगा ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। और क्या प्रिवेंशन, उसको बचाव कैसे करेंगे, फिर हम लोग इमल्सिफायर या सस्पेंडिंग एजेंट उसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये एक समझ गए। ये हमारा क्या था, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा क्या है, केमिकल। इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू डीकम्पोजिशन। मतलब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है जो लीड करता है किस चीज को, ड्रग के डीकम्पोजिशन को। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन अगर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने लिया और वो वहां जाके हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। और क्या है हमारा, उस चीज को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसमें स्टेबलाइजर जो है सो हम लोग यूज करेंगे उस केस में, और उसका स्टोरेज जो है सो अच्छे से। मान लीजिए हाइड्रोलाइज कब हो सकता है एस्प्रिन, अच्छे से वो पैक नहीं हुआ है, खुला रह गया तो वो मतलब हाइड्रोलाइज हो जाएगा, है कि नहीं, हो सकता है ना। चलिए, और क्या हमारा नेक्स्ट क्या था इनकम्पेटिबिलिटी, थेरापेटिक। थेरापेटिक में क्या था, अनडिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। वैसे इफेक्ट्स जो हमको हमारे शरीर में सिस्टमिक सर्कुलेशन में शो नहीं होना चाहिए, वही अनडिजायरेबल इफेक्ट है ना। मैंने आपको बताया था ना कि साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट बोथ आर द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, है कि नहीं। तो वैसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हमको हमारे शरीर में नहीं चाहिए और वो अगर शो हो रहा है तो वो हमारा क्या है, अनडिजायरेबल इफेक्ट है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल देखें, टेट्रासाइक्लिन प्लस मिल्क। टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ अगर हम लोग इंटेक कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे उसको ओवरकम करेंगे या प्रिवेंट कैसे करेंगे, केयरफुल प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू। हम लोग जो है सो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखेंगे। ये एक एक एग्जाम्पल हो गया सबका, समझ गए ना आप। तीनों जो हमारा इनकम्पेटिबिलिटी है, फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं हमारे पूरा तीनों लेक्चर का, कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी है में अफेक्ट, मतलब जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपेटिबिलिटी है उसको वो क्या है, मेनली वो अफेक्ट करता है किस चीज को, स्टेबिलिटी, सेफ्टी और थेरापेटिक। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो किस चीज को अफेक्ट करता है, ड्रग के स्टेबिलिटी को, मतलब उसको स्टेबल रहने में, और क्या उसके सेफ्टी को और उसके थेरापेटिक एक्टिविटी को जो है सो वो अफेक्ट करता है। समझ गए ये चीज। और क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग टाइप्स एंड कॉज हेल्प्स फार्मासिस्ट प्रिवेंट इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब अगर हम लोग इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में जानकारी रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि फार्मासिस्ट को हेल्प होगा किस चीज में, मतलब इनकम्पेटिबिलिटी को प्रिवेंट करने में, बचाव करने में। समझ गए ये चीज। और क्या है हमारा, इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो वो क्या इंश्योर करेगा, इंश्योर्स सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल ड्रग थेरेपी टू पेशेंट। मतलब पेशेंट के लिए हम लोग जो है सो अच्छा, इफेक्टिव और उसकी सेफ्टी को हम लोग और ड्रग के स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये चीज। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।